Hello, good morning students. So today we will start our new unit 6th optics. और आपको मैं ये बता दूं कि फिज़िक्स में आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है. इट मीन्स आपकी यूनिट 5 टोटल कंप्लीट हो गई है आउट ऑफ 10 यूनिट्स. अब जो हमारी न्यू यूनिट है ऑप्टिक्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है. इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फिनोमिना होंगे जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करे होंगे. जैसे कि 10th क्लास में आपने इससे पहले कभी स्टडी किया होगा या 11th क्लास में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल आपको इसमें न्यू लगेंगी, और वो न्यू जो चीज़ें होंगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. अब चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ये ऑप्टिक्स एक्चुअली है क्या. ऑप्टिक्स एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मींस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स. सो ऑप्टिक्स क्या है, कहीं पे भी ऑप्टिक्स का नाम आ गया तो इट मीन्स लाइट की स्टडी करना. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट इसके क्या हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी लैब में आप क्या यूज़ करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ऑनियन पील को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा डिवाइस आप कौन सा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आ गया. आपकी जो स्पेक्टिकल्स हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए. टेलीस्कोप ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया. कैमरा वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया. तो दे आर मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो इफ़ वी डील्स with the study of light and its related instrument, it is known as optics. और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है आपकी आँखें. आई इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं. जो आपकी यूनिट ऑप्टिक्स है इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक तो चैप्टर 9 और एक है चैप्टर 10. तो जो चैप्टर 9 और जो चैप्टर 10 है उनका जो टॉपिक है वही इसके 2 पार्ट हैं. तो ऑप्टिक्स कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की. पहली है रे ऑप्टिक्स जो कि चैप्टर 9 होगा. सो चैप्टर 9 के आगे मैं लिख देती हूँ रे ऑप्टिक्स. एंड सेकेंड चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स कैसी टाइप की स्टडी होती है, तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइट. देखिए दोनों में स्टडी ऑफ लाइट ही होगी, स्टडी ऑफ लाइट. बट व्हेन वी स्टडी लाइट विच इज़ ट्रैवल इन रेज, आपने मैथमेटिक्स में रेज के बारे में पढ़ा होगा कि जिसमें उसका एक क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, दूसरा एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है. तो अगर हम वहाँ पे लाइट को रेज की फॉर्म में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम वहाँ पे लाइट की इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, रेज के अंदर आएगी, रेज ऑप्टिक्स के अंदर आएगी, रे ऑप्टिक्स के अंदर. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइट ट्रैवल इन रेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो हम जो रे ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे वो कौन कौन से फिनोमेना स्टडी करेंगे. अब आपको एक चीज़ बता दें, जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो आपको पता ही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसके बने होते हैं, मोस्टली मिरर और लेंस के. तो मिरर और लेंस के रे डायग्राम्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो कौन कौन से यहाँ पे फिनोमेना है जो लाइट के रे नेचर को बताता है, ठीक है. तो वो कौन कौन से, या वेव नेचर को बताता है, तो वो कौन कौन से फिनोमेना है आपने ये पहले ही पढ़े होंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में. अब बारी आती है वेव ऑप्टिक्स की. तो वेव ऑप्टिक्स में हम यहाँ पे लाइट को किसकी फॉर्म में स्टडी करते हैं, वेव फॉर्म की फॉर्म में स्टडी करते हैं, ठीक है. जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव नेचर होता है. तो अगर हम वेव ऑप्टिक्स में देखें तो वेव ऑप्टिक्स में मोस्टली हम लाइट को वेव फॉर्म के फॉर्म में यूज़ करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं. और मोस्टली सबसे पहले जो वेव या प्लेन वेव फ्रंट, जितने भी वेव फ्रंट्स हैं उसके बारे में किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था. तो हम धीरे धीरे यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये चारों के चारों जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
और ये आपके लिए बिल्कुल नए भी होंगे। तो इसलिए आपको ये यूनिट बिल्कुल क्या करने हैं, अच्छे से पढ़नी है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ऑप्टिक्स में जो भी आप यहाँ पे कंसेप्ट बनाएंगे, जो कि रे ऑप्टिक्स से बनेगा कंसेप्ट, तो वो आपको वेव ऑप्टिक्स में कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला जो फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। जब हमारे पास कोई भी सरफेस दी रहती है, अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ऑलवेज, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पॉलिश्ड सरफेस, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ पॉलिश्ड सरफेस से ही हो। रिफ्लेक्शन किसी एक प्लेन सरफेस में और साथ साथ रफ सरफेस में भी हो सकती है। इट मीन्स कि जैसे अगर हम अपने ऑल अराउंड कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं अपने ऑल अराउंड, जैसे कि ट्री हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, बैग हो गया, बोर्ड हो गया, कोई भी चीज़ आपको अगर अपने सामने दिख रही, कोई एक इंसान भी दिख रहा है, तो वो किस फिनोमिना की वजह से दिख पाता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स कि जैसे समझ लीजिए सन है, ठीक है, तो सन कैसा टाइप का ऑब्जेक्ट? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस मतलब जिसकी अपनी रोशनी होती है, अपनी लाइट होती है, जो अपनी लाइट को एमिट करता है। तो जब वो सन से निकल के किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप बैग की तरफ देख रहे हैं, बैग, ठीक है, तो बैग पे पड़ती है और देन वो वहाँ पे से इंसिडेंट होने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुँचती है वो लाइट, तो तब जाके हमें वो बैग दिखता है। तो इट मीन्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें कोई भी चीज़ क्या होती है? विजिबल होती है। तो इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सरफेस में कोई भी लाइट क्या हो रही है, अगर इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या हो जाती? बाउंस बैक हो जाती है, वापस लौट जाती है सेम एंगल से और उसी मीडियम, मतलब जिस मीडियम से आई, अगर एयर से आई है तो एयर में ही वापस लौट जाएगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एंगल की फॉर्म में। तो उसी पर्टिकुलर पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। सो इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ यहाँ पे टर्म्स होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इसमें दो टाइप की आप रेज पढ़ेंगे। एक तो है जैसे इंसिडेंट रे, और दूसरी कौन सी? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बना रही हूँ। समझ लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक पॉलिश सरफेस दे रही है, जिसको मैं प्लेन मिरर कह रही हूँ। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है? जैसे ग्लास शीट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, और उसकी बैक साइड मैंने क्या कर रखा है? वहाँ पे सिल्वर्ड पॉलिश कर रखा है। तो सिल्वर पॉलिशिंग इस तरीके से दिखाते हैं यहाँ पे शेडेड फॉर्म में, ठीक है, डैश डैश फॉर्म में। तो ये क्या है? यहाँ पे इसकी पॉलिश्ड बैक सरफेस है। तो इट मीन्स कि अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करूँ तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? उसकी आगे वाली सरफेस पे। ठीक है, तो जब लाइट इंसिडेंट करेगी, और साथ ही साथ ये मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है? ये डॉटेड लाइन से, तो डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, और कहीं कहीं पे इसे नॉर्मल रे भी लिखा गया है। तो नॉर्मल रे या नॉर्मल कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल। तो इसको मैं लिख देती हूँ O, और ये है N। सो ON यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है। अब समझ लीजिए कोई एक लाइट रे है, वो O पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है। तो O पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, तो O को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। O है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है। इंसिडेंस और इंसिडेंट में फ़र्क रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे AO नाम भी आपको ऐसे ही देना जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन से लाइट ट्रेवल करते हुए आ रही है। AO ये क्या है? इंसिडेंट रे। अब ये सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं OB नाम दे देती। तो OB यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्ट बैक हुई है, एयर से ही आई थी और एयर में ही वापस लौट गई है। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, OB। अब आता है यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? तो आपको दिख रहा होगा एंगल AON, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब कैसे पता चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनेगा? आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे में एक रे यहाँ पे कॉमन है। वो कौन सी है? यहाँ पे नॉर्मल रे। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे कॉमन रहेगा। एंगल किसके बीच में बनता है? दो लाइंस या दो रेज के बीच में बनता है। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूँ, तो वो किन दो रेज के बीच में बनेगा?
तो ये तो आपको याद रखना ही है कि इंसिडेंट रे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और दूसरी कौन सी रे होगी यहाँ पे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बनेगा, तो आपको वही चीज़ याद रखनी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बनेगा, एंगल बिटवीन, तो रिफ्लेक्टेड रे तो आएगा ही आएगा, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी कौन सी रे जो दोनों में कॉमन है, एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने पढ़ रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या होता है, इसे हटा देती हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड लॉ, कितनी यहाँ पे रेज आपको दिख रही है, दो, एक तो इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड, और एक तीसरा यहाँ पे एक और चीज़ है वो है नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ ए ओ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल मतलब एन ओ, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे मतलब ओ बी। एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों के तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, ओ, और इस ओ पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ आर ऑल लाई, ये तीनों के तीनों आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों जो रेज होंगी, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो प्लेन यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, जो जिस पर्टिकुलर प्लेन में हमने किसको रख रखा है, इस मिरर को रखा हुआ है, तो एक्स एक्स डैश यहाँ पे क्या है, प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, एक्स एक्स डैश, तो इट मीन्स कि इस एक्स एक्स डैश, इस प्लेन में ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। कौन से प्लेन में, एक्स और एक्स डैश में, ठीक है। कोई भी ऐसे और प्लेन नहीं है जिसमें इन तीनों में से कोई भी एक लाई कर रहा है। तो सेकंड लॉ यही बोलता है कि तीनों के तीनों जो यहाँ पे रे है, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल बता देती हूँ कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू दी सरफेस। तो दो टाइप के होते हैं, क्योंकि सरफेस भी दो टाइप की मिलेगी, एक तो प्लेन सरफेस और दूसरा कैसी है, रफ सरफेस। तो आपको यहाँ पे प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, 3 रेज थी, वो पैरेलल इंसिडेंट करी, लेकिन गई भी पैरेलली, ठीक है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन जो कि किसी प्लेन सरफेस के थ्रू हो रहा हो लाइट का, तो उसे कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करती है तो जाती भी रिफ्लेक्टेड रे भी हमें कैसे मिलती है, पैरेलल ही मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद रफ सरफेस में कैसा होता है कि अब देखिए यहाँ पे कैसी सरफेस है, बिल्कुल रफ सरफेस है, प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस बने हुए हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट रे की, तीनों की तीनों इंसिडेंट रे आपको दिख रही होंगी पैरेलल है, लेकिन ड्यू टू रफ सरफेस की इरेगुलरिटीज़ की वजह से क्या है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल नहीं मिल रही हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं मिल रही है। तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं यहाँ पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज भी बोल सकते हैं और यहाँ पे हम इर्रेगुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेगुलर का जस्ट अपोजिट इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पता है जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी इमेज भी जो प्लेन मिरर में बनती है वो सेम साइज़ की बनती है, ठीक है। और डिस्टेंस भी क्या होती है, जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं उस मिरर से, तो उतनी ही डिस्टेंस पे वहाँ पे इमेज भी बनती है। ऐसा तो है नहीं कि आप पास खड़े होते हैं उस मिरर के तो इमेज दूर बनती है। दोनों की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस टाइप का नेचर होता है इमेज का, तो वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट का तो इजी आपको पता ही है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज भी ऐसी सीधी ही बनेगी, ठीक है। तो इट मीन्स इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी बने अगर इमेज, तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट।
वर्चुअल क्या है यहाँ पे, अब वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही आएगा, लेकिन कुछ केस होता है कहीं पे उल्टा भी आ जाता है, लेकिन आपको ऑलवेज याद रखना वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है। अब वर्चुअल किस टाइप की इमेज होती है, तो मैं आपको दो तरीके से इसे समझा देती हूँ। वर्चुअल इमेज तब बनती है जब वो मिरर के बिहाइंड बने, मिरर के बिहाइंड बने, बिहाइंड दी मिरर, या मिरर के अंदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिरर के अंदर बने या बिहाइंड दी मिरर, मोस्टली हम बिहाइंड दी मिरर बोलते हैं। जैसे कि ये मिरर है, ये पॉलिश सरफेस है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर ही तो बनेगी। इमेज इधर ही तो देखेंगे आप, कि अपनी तरफ देखेंगे, बिल्कुल नहीं, मिरर के ही अंदर देखेंगे। तो इट मीन्स हम इसे बिहाइंड द मिरर कहते हैं, कि मिरर के पीछे बन रही है। तो ऐसी टाइप की इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अब एक और चीज़ आता है, देखिए वर्चुअल इमेज के साथ साथ एक और आता है यहाँ पे रियल। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, नेचर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये अलग से बता रही हूँ, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, बस मैं आपको एक मीनिंग बता रही हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। और दूसरा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सबसे पहले जो इनके साथ के हैं उनके बारे में डिस्कस कर देते हैं। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब सीधी बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज उसकी कैसे बनेगी, उल्टी दिखेगी, ठीक है। ये तो हो गया इन्वर्टेड और इरेक्ट की कहानी ख़त्म। यहीं पे बात आती है रियल एंड वर्चुअल की। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम इंसिडेंट रे की बात करते हैं तो इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से। ऑलवेज इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ही आएगी। साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे, अब देखिए लाइट की एक रे तो आती नहीं है, एक से ज़्यादा ही रेज आएंगी, 2 3 इन्फिनिटी बहुत सारी रेज आती होंगी, क्योंकि पूरा बीम आती है ना लाइट की। तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करेंगी, जहाँ पे जाएंगी, जहाँ पे मीट करेंगी, मीट करना याद रखना, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करेंगी तो वहाँ पे याद रखना आपको मीट, वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज कैसे मीट कर रही हैं, एक्चुअल मीटिंग कर रही हैं, बिल्कुल रियल मीटिंग कर रही है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे एक ये रही, दूसरी ये रही, एक्चुअल यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो इट मीन्स एक्चुअल का मतलब असली। तो उस केस में वहाँ पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। ये अभी आप जब रे डायग्राम्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रियल कैसे एक्चुअल इंटरसेक्शन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मिलता है एक्चुअल इंटरसेक्शन से, एक्चुअल इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन कहीं पे समझ लीजिए कि रिफ्लेक्टेड रे समझ लीजिए ऐसे जा रही है, अब देखिए इस साइड क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कट हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती इस साइड। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड क्या करूँ, प्रोड्यूस करूँ, इस तरीके से डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करूँ, जैसे आप ज्योमेट्री में भी करते हैं बहुत बार कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैं इसे अगर एक्सटेंड करके बैक साइड प्रोड्यूस करूँ तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन मिल रहा है। डॉटेड लाइन का मतलब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, हमने यहाँ पे इसे मिलाने की कोशिश करी है, तो इट मीन्स ये एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं है। ये कैसे इंटरसेक्शन है, नकली इंटरसेक्शन, मतलब वर्चुअल इंटरसेक्शन। तो जब भी वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है मतलब रियल इंटरसेक्शन नहीं होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन। डॉटेड लाइन से अगर इंटरसेक्शन हो, ठीक है, आपको ये भी याद रखनी है, डॉटेड लाइन से अगर इंटरसेक्शन हो किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का, तो उस केस में वहाँ पे कैसी टाइप की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और इनकी अगर पोजीशंस की बात करें तो रियल इमेज मिरर के कहाँ बनती है, फ्रंट में बनती है, सामने बनती है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उसी साइड बनेगी इमेज। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो ये मिरर है समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, एक मिरर लगा रखा है इस तरीके से, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड ही इमेज बनेगी। लेकिन अगर मिरर यहाँ पे है, आप यहाँ पे खड़े हैं और इमेज बैक साइड बन रही है किसके, मिरर के, तो इट मीन्स वो कैसी टाइप की इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, मतलब अदर देन दी साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के बनेगी, तो इट मीन्स वो वर्चुअल इमेज होगी। तो इट मीन्स कि जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो वो किस टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड, अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब ये कैसा लेटरली बोल रहा है, 180 डिग्री उल्टा बनाता है। तो समझ लीजिए प्लेन मिरर है, आपने इस प्लेन मिरर के सामने एक लेटर रखा B, तो B कैसा दिखेगा प्लेन मिरर, आज ही देखना B कैसा दिखेगा, जस्ट उल्टा दिखेगा, ऐसे करके इस तरीके से दिखेगा। तो जब
आपके ऑब्जेक्ट की इमेज 180 डिग्री से रोटेट हो जाती, फ्लिप इस तरीके से रोटेट हो जाती है, तो इस टाइप के फिनोमेना को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्जन। तो ये कैसी टाइप की इमेज बना रहा है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, अगर आप एल रख देंगे इसके सामने तो कैसा बनाएगा? इस तरीके से बना देगा। ठीक है, तो ये है लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिरर की बात। तो कितने टाइप्स के मिरर्स होते हैं? 2 टाइप के, उनकी सरफेसेस के हिसाब से अगर हम देखें, उनके अपर्चर के हिसाब से अगर हम देखें, या फिर उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से अगर हम देखें, तो मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है प्लेन मिरर्स और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स के बारे में हमने पढ़ लिया किस टाइप की इमेज बनाता है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स भी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कॉनकेव मिरर। आगे चल के जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस, और उसमें भी हमारे पास इतने ही टाइप के क्या होते हैं? लेंस होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मिरर आएगा, लेंस नहीं आएगा जबकि। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो आपको याद रखना है जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो लेंस में जाके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे मिरर के बारे में पढ़ी है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो वो सारी चीज़ें लेंस में जाके जस्ट अपोजिट हो जाती, उल्टा हो जाती हैं। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, लेंस वाला आप इजीली बता पाएंगे यहाँ पे इजीली। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या है कि वो मिरर जो स्फेरिकल पार्ट से बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने एक स्फेरिकल ग्लास ले लिया, ये सर्कल बना रखा है लेकिन आपको स्पेयर मान के चलना है। ठीक है, 3 डायमेंशनली सोचना है। ये एक स्फेरिकल ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब आपने यहाँ पे शेडिंग करी या फिर पॉलिशिंग करी, मेनली मैं पॉलिशिंग बोल रही हूँ। ठीक है, पॉलिशिंग करी। पॉलिशिंग कैसे? मैं इसको हाफ पार्ट में ब्रेक कर रही हूँ। हाफ पार्ट में मैंने इस तरीके से इसे ब्रेक कर दिया है, और एक तरफ तो मैं कैसे इसे शेड कर रही हूँ? बाहर की तरफ शेड कर रही हूँ इस तरीके से। बाहर की तरफ मैं इसको पॉलिश कर रही हूँ इस तरीके से, और एक तरफ मैं इसको कैसे पॉलिश कर रही हूँ? अंदर की तरफ। ठीक है, और इन दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग करके ऐसे दिखेंगे ना, देखिए इस तरीके से दिखेंगे। इसको मैं कैसे भी रख सकती हूँ, ऐसे भी और ऐसे भी। आप अपने दिमाग से खुद देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे भी रखूँगी तो कैसे लगेगा, ऐसे भी रखूँगी तो कैसे लगेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें लेना देना है पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? ये वाली? नो, जिस साइड पॉलिश नहीं हो रही वो होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और इस वाले मिरर की कौन सी? ये वाली है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए आपको मैं कैसे यहाँ पे पता लगवा देती हूँ कि इनमें से दोनों कौन से कॉनकेव मिरर होंगे और कौन सा कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव, देखिए नाम पे जाइए जरा। केव, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा टाइप का स्ट्रक्चर किसका है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा टाइप की किसकी है? तो आपको दिख रहा होगा ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो बाहर की तरफ बल्जेस आउट हो रखी ना, लेकिन इसकी क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन में, और केव शेप में अंदर की तरफ है। तो ये जो टाइप का मिरर होता है इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अपने हाथ से भी आप पता लगा सकते हो, या एक स्पून है, स्पून भी लेके देख सकते हैं। तो ये वाली जो सरफेस है ये कौन सी है? कॉनकेव, जो गुफा टाइप की अंदर की तरफ जा रही है। और जो बाहर की तरफ है वो कौन सी सरफेस है? यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस है, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। अभी किस किस टाइप के मिरर्स होते हैं देख लीजिए। तो डायग्राम देख के आपको पता लग रहा होगा ये कौन सा टाइप का मिरर है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है इसका। ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इन मिरर्स के। वो क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहला आता है पोल। तो आपको दिख रहा होगा जो भी हमारे पास एक कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब उस स्पेरिकल पार्ट का कर्व ले रखा, जो हमने एक पार्ट ले रखा है, आर्क ले रखा है। ठीक है, ये कर्वेचर है। इस कर्वेचर का एक मिड पॉइंट आ रहा है, एक सेंट्रल पॉइंट आ रहा है। ये आ रहा है ना सेंटर वाला, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट आ रहा है। तो ये जो इसका मिड पॉइंट है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? पोल। सो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्पेरिकल सरफेस
ऑफ दैट मिरर इज़ नोन एज पोल। ठीक है, तो ये हो गया पोल। इसका भी पोल आपको दिख रहा है, ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये है पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है, वो लाइन जो P पॉइंट से भी गुजर रही है, C पॉइंट से भी गुजर रही है, और सबसे सिंपल अगर आप समझना चाहें तो जिस पर्टिकुलर एक्सिस में हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, या फिर जिस पर्टिकुलर एक्सिस में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, इमेज बनेगी, उसी एक्सिस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये एक्सिस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर सभी पॉइंट से होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखिए इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन पता चल रही है कि कर्वेचर मतलब दिस कर्व। इस कर्व को अगर मैं गोल गोल घुमा दूँ, मतलब पूरा इसे एक्सटेंड करके बना दूँ इसे एक स्क्वायर, तो इसका एक सेंटर निकल के आएगा। उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को अगर गोल गोल घुमा दूँ तो यहाँ पे इसका सेंटर निकल के आएगा, मतलब इसके राइट साइड, इधर तो नहीं निकल के आएगा ना, इधर ही निकल के आएगा। तो ये क्या है, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। इसको हम C से इंडिकेट कराते हैं। फोकस, ये इंपॉर्टेंट है। ये फोकस क्या है, देखिए अब समझ लीजिए कि अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस कॉनकेव मिरर में पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है। ये दिख रही होगी आपको, ये सारी रेस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई। आपको स्केल के थ्रू बनाना है, ठीक है, क्योंकि आप फ्री हैंड इतना स्ट्रेट नहीं बना सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, तो आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट कर रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, मीट कर रही है, दिख रहा होगा ना। तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं उसको कहते हैं उस पर्टिकुलर मिरर का फोकस। तो फोकस क्या है, फोकस ए पॉइंट वेयर ऑल पैरेलल रेज गेट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज नोन एज इट्स फोकस। ये तो था कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स का कैसे बनेगा, अब देखिए ज़रा, कॉन्वेक्स का थोड़ा डिफरेंट बनेगा भाई, देख लीजिए कैसे बनेगा। इधर बनाना था पर चलिए इधर बना देते हैं इसे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होंगी पैरेलल रेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन देखें तो रिफ्लेक्शन इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्टेड रेज तो कहीं पे मीट ही नहीं कर रही हैं, लेकिन जब मीट नहीं करती तो उसे करवाना पड़ता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मीटिंग कहते हैं ना, वर्चुअल मीटिंग। स्ट्रेट फॉर्म में हमें स्केल के थ्रू इनको मीट करवाना है। तो आपको दिख रहा होगा ये रिफ्लेक्टेड रेज वर्चुअली मीट कर रही है इस पॉइंट पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। आप जरा यहाँ से देख के बताइए कि इसमें रियल कौन सा इंटरसेक्शन और वर्चुअल कौन सा। दिस इज रियल इंटरसेक्शन, तो इट मीन्स यहाँ पे कैसी इमेज मिलेगी, रियल। यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन मिल रहा, तो इट मीन्स यहाँ पे कैसी टाइप की इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें व्हाट कि जब बात कर रहे हैं लाइट रे कैसे हो रही, तो यहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर दे रहा है, मीट करवा रहा है। तो ऐसे टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि कन्वर्ज करवा रहा है ना, एक जगह पे मीट करा दे रहा है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज आ कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या कर रहा है, देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आई, रिफ्लेक्टेड रेज को इसने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, क्या कर दिया, फैला दिया। तो इट मीन्स यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कैसे टाइप का मिरर होगा, डाइवर्जिंग मिरर। ये आपको याद करके चलना पड़ेगा, लेंस के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कन्वर्जिंग मिरर इज कॉनकेव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। मिरर भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये लाइन है, ये डिस्टेंस है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक आता है इसमें फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से इंडिकेट कराते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो देखिए रेडियस मतलब क्या है, सेंटर, आपको पता ही है एक सर्कल का, स्फीयर का रेडियस क्या होता है। तो जो उसका सर्कमफेरेंस वाला पॉइंट है पी, मिड पॉइंट, और दूसरा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पी से लेकर सी ऑलवेज डिस्टेंस मेजर करेंगे मिरर से ही, ऐसे नहीं मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे मिरर से ही मेजर की जानी चाहिए। तो पी सी,
पी सी यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कौन सी होगी, फोकल लेंथ है कि पोल फोकस यहाँ बीच में आएगा, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो होती है यहाँ पे फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पी एफ। अगर पी एफ देखें, इसको स्मॉल एफ से इंडिकेट कराते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से। तो फोकल लेंथ क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। एक आता है इसमें एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, एपर्चर का मतलब जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिख रही है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है आपको उस मिरर की, जितना वो इंसिडेंट रे उसमें क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो आप ये बोल सकते हैं जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। साथ ही साथ आपको डायग्राम से यहाँ पे दिख रहा होगा, जब ये आर है, दिस इज़ एफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ फोकल लेंथ। तो इनका रिलेशन आपको याद रखना है कि जो भी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। इट मीन्स कि जो फोकस होता है वो इस पर्टिकुलर पी सी लाइन का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ क्या है यहाँ पे, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की होती है। ये हम प्रूफ भी करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे साइन कन्वेंशंस देखेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।